हरियाणा में सोशल मीडिया पे कई बार ऐसी सूचियां जारी होती है कि लगता है कि भाई साहब टिकट तो इनको मिल ही गई, लेकिन उसके पीछे कौन से रणनीतिकार हैं और उनका मकसद क्या है। और उसके साथ साथ आज जो एक गठबंधन हुआ है आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर रावण और जननायक जनता पार्टी के बीच, इस गठबंधन का किस पार्टी को नुकसान होगा। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार योगेंद्र शर्मा जी, जो कम से कम हरियाणा की राजनीति को 20 साल से भी अधिक से कवर करते आए हैं और वो पल पल की जानकारी रखते हैं कि किस पार्टी के गठबंधन से किसको फायदा किसको नुकसान होता है, उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार शर्मा जी। शर्मा जी, पहला सवाल तो यही कि कभी एक सूची आ जाती है, बोले जी इनकी टिकट फाइनल हो गई, दूसरी चीज आती है कि इनकी टिकट फाइनल हो गई। ये फैलाने वाले लोग क्या दिमागी रूप से गेम खेल रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कि आप हमारे नाम की चर्चा करवाइए, नहीं तो बड़ी बुरी हालत है क्या? आप क्या समझते हैं, क्या स्ट्रेटजी है जो लोग वायरल कर रहे हैं? देखिए रमेश जी, जो सूची वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, एक तो इसका सबसे पहले एक बहुत बड़ा कारण है एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है। भले ही वो सूची आने वाले समय में पिट जाए और वो उसमें 60% नाम गायब हो जाए, तो हर आदमी कयास लगा रहा है और कयास लगा के वो इस अंधी दौड़ में है कि सबसे पहले सूची मैंने जारी कर दी है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप अनुभवी आदमी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करें, सत्ता में है, सेंटर में भी है और राज्य में भी है। और इस पार्टी के केंद्रीय कैबिनेट की मैं बार बार बात कहता हूँ, केंद्रीय कैबिनेट में बदलाव हुआ और उस बदलाव के अंदर किसी को कुछ मालूम था, तमाम नेशनल चैनल्स के सूत्र फेल हो गए और उन्होंने मंत्रिमंडल में बदलाव किया। प्रकाश जावड़ेकर, जयशंकर प्रसाद हटे, कई लोगों में बदलाव किया गया। तो ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, ये पूरा थिंक टैंक है। ये विचार जिस आप सोचिए, एक मैं बहुत जनरल बात आपसे कर रहा हूँ कि जो केंद्रीय चुनाव समिति है, जो चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी है, जो टिकट वितरण करेगी, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। उसकी अभी तक हरियाणा को लेकर फाइनल मीटिंग होनी है। नहीं, लेकिन जो वायरल करने वाले हैं वो तो कहीं ना कहीं सूची पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री भी देखें इस चीज को। नहीं, मुझे नहीं लगता कि छोटे मोटे जो सूचियां हैं, प्रधानमंत्री के पास इतना टाइम है, या जिन हाई कमान ने कहा है जिताओ, हमें केवल उनको सरकार बनानी है तीसरी बार, तो वो इन सूचियों के चक्कर में ना पड़ के, अपना समय खराब ना करके, वो तो जिताऊ कैंडिडेट पे दाव लगाएंगे। दूसरा, सर्वे एजेंसी जो है, उनके इंटरनल जो सोर्सेज हैं, किस तरह के सर्वे हुए हैं, किन लोगों के बारे में क्या फीडबैक है, लोकसभा में उन्होंने कैसे काम किया है, किस लोकसभा क्षेत्र में कैंडिडेट कितने वोटों से जीत के गया, कितने वोटों से हार के गया, ये अलग इशू है। नहीं, एक बात और, मैंने सुना है कि इस बार जो है 3-3 4-4 सर्वे कराए। एक्चुअली स्थिति क्या है, आपके पास क्या जानकारी, कितने सर्वे हुए, खासकर जो उम्मीदवारी जाहिर कर रहे हैं अपनी? नहीं, ये तो स्वाभाविक है। देखिए, चाहे कांग्रेस है, चाहे नेशनल पार्टी, अब आपने लोकसभा में देखा होगा, चाहे बीजेपी है, तो वो आमने सामने का मुकाबला हुआ है। अब तीसरा जो यहाँ पे पार्टी उभर के आई है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, उनकी दिल्ली में भी सरकार है, अरविंद केजरीवाल वहाँ मुख्यमंत्री हैं, हालांकि कमान सुनीता केजरीवाल ने संभाल रखी है। तो अब सवाल ये है कि जो बड़ी पार्टियाँ, नेशनल पार्टियाँ, उनका अपना सर्वे 2-3 लेयर में सर्वे होता है और उस सर्वे में कैंडिडेट्स को लेके वो किस तरह सर्वे कराती हैं, कौन एजेंसी करती है, वो फीडबैक जरूर वो लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं उसका एक फीडबैक हो गया। हाईकमान अपने संगठन को भी प्रायोरिटी देगा, जो उनके संगठन है, उनके कार्यकर्ता हैं, बूथ से लेके वो तमाम जो फीडबैक लेने के बाद में डिसीजन लिया जाएगा। तो पार्टियां जो सर्वे कराती हैं, उस सर्वे में जो कॉमन राय आएगी, मान लीजिए 100 लोगों से आपने बात की और 95 लोगों की बात आप मानेंगे ना, कि जिसको 95, 96%, 98% लोग एक बात कह रहे हैं, तो उसमें आप सर्वे में उसको करते हैं। जहां एंटी इनकम्बेंसी होगी, जहां लोकसभा में भी परफॉर्मेंस खराब होगी, क्योंकि बीजेपी का नेतृत्व तो कह रहा है, लोकसभा के जो रिजल्ट है उसमें भी आप जानते हैं कि 5 सीटें बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है उनके हाथ से चली गई है। तो वो आप मान के चलें कि कहीं ना कहीं उसका मूल्यांकन ये तो बताइए कि कितने मंत्रियों की टिकट कट सकती है और कितने विधायकों का इस बार टिकट मिलने का जो सपना है वो अधूरा रह सकता है? देखिए, जो सत्ताधारी पार्टी है, आपने राजस्थान आपके सामने उदाहरण है, ये भारतीय जनता पार्टी है, उत्तराखंड आपके सामने उदाहरण है, तो इनको हारने जीतने वाले से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और इनको मंत्रियों के चेहरे बदलने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा आपके सामने ताजा उदाहरण है। शर्मा जी, संख्या क्या है उनकी? संख्या मेरे को लगता है कि 40 से 50% बदलाव होगा, 50% चेहरों, 13 मंत्रियों में 6-7 का पता साफ। मुझे तो ऐसा लगता है कि 40 से 50% बदलाव होगा, जहां तक मुझे संभावना है। लेकिन कई सीटों पे आपने देखा होगा कि इनके पास उम्मीदवार ही नहीं है,
किस टाइप का जो फाइट, मान लीजिए आज पंचकुला की बात करें, ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कोई चेहरा बीजेपी की तरफ से नहीं तैयार हो पाया। आप रमेश जी देखिए कि क्या होता है कि जो ये सत्ताधारी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी के अंदर टिकटों को लेके ज़्यादा भीड़ होती है। अभी आप देखेंगे पैनल में तो क्योंकि पंचकुला जो सीट है उसमें वैश्य समाज का प्रतिनिधि रहा है, चाहे अंबाला से आके डीके बंसल एमएलए बने हैं, लेकिन वहाँ आप पंजाबी समुदाय को भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि बराबर का वोट उनका है। वहाँ नया नाम आया है तरुण भंडारी, जो पूर्व सीएम मनोहर लाल जी के करीबी हैं और वो एसडीबी रहे। नहीं, मेरा इसमें सवाल है जी, तरुण भंडारी की आपने बात की, वो कांग्रेस से बीजेपी में आए, तो लेकिन जो बीजेपी में इतने सालों से काम कर रहे हैं, फिर वो लोग काट नहीं करेंगे अगर टिकट मिलती है? मैं आपसे उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। तमाम नाम है, श्यामलाल बंसल हैं, बीजेपी के और लोग भी हैं, बीजेपी के पुराने लोग हैं। जब तक पैनल में नाम नहीं जाएगा, कुछ और नाम तो गए हुए हैं, लेकिन जब तक पैनल में नाम नहीं आएगा उस पर चर्चा नहीं होगी, और उस पर चर्चा तभी होगी जब उनका नाम जाएगा। नाम जरूर है, लेकिन क्योंकि ज्ञानचंद गुप्ता जी दूसरी बार बने और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं और पुराने वो बीजेपी के वो हैं, तो आप एक बड़े नाम की चर्चा ज़्यादा होती है और सबसे पहला क्लेम उनका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है उसका यही कहना है कि हमें तो जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, क्योंकि जिताऊ कैंडिडेट होंगे तभी जाके सरकार बनेगी। उनका मकसद ये है कि तीसरी बार भाजपा की सरकार बने, तो उनको किसी एक टिकट से कुछ लेना देना नहीं है। एक आदमी की नाराजगी वो झेल लेंगे, लेकिन उनको पूरे हरियाणा का टारगेट देखना है। तो आप ये मान के चलिए कि उनका विजन यहाँ की सोच से बड़ा है। अच्छा, मेरा एक सवाल और, इंडियन नेशनल लोकदल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया कि दलित वोट उनको ट्रांसफर हो जाए। आज जननायक जनता पार्टी ने भी गेम खेल दी और उनके साथ उन्होंने आजाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर रावण है उनकी एंट्री करा दी हरियाणा की राजनीति में, सीट बंटवारे में उनको सीट दे दी। इन दोनों के गठबंधन को आपके नजरिए से क्या जगह देखते हैं? कितनी दलित वोट ये काटने में कामयाब रहेंगे, या कहें कांग्रेस को या बीजेपी, किसको नुकसान ज्यादा पहुंचाएंगे आपके नजरिए से? देखिए रमेश जी, जो वोटर है वो वोटर आज की डेट में बहुत अवेयर और जागरूक वोटर है। वो डिसाइड कर लेता है, भले ही वो बोल नहीं रहा है, लेकिन वो डिसाइड कर लेता है उसको कहाँ वोट डालना है। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके बावजूद आपने देखा होगा कि चुनावी सीजन में हमेशा कोई ना कोई कैंडिडेट वो खड़ा करते हैं, गठबंधन करते हैं, उससे फिर पीछे हटते हैं। कई बार इस तरह की चीज़ें हुई हैं। इनेलो के जो वरिष्ठ नेता हैं वो सारा कुछ जानते हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम ये उठाया और उनसे टाई अप कर लिया असेंबली इलेक्शन को लेके। अब उसका रिजल्ट क्या होगा ये सेकंड विषय है, लेकिन अभी टाई अप है ना। जननायक जनता पार्टी से आज उनका 36 का आंकड़ा है इनेलो का। जननायक जनता पार्टी ने इनेलो को जवाब देने के लिए व्यू रचना की है। मुझे नहीं लगता ये आपका कहना मतलब पारिवारिक लड़ाई को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की। एक पारिवारिक लड़ाई को सियासी लड़ाई बनाया जा रहा है। दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी का दलित चेहरे का जवाब देने के लिए वो रावण को लेके आए हैं। भाई तुम अगर बसपा से समझौता कर सकते हो तो जननायक जनता पार्टी दूसरे दलित चेहरे को ले आई है। लेकिन मैं इसमें आपको एक बात जरूर कहूंगा, जो मेरी अपनी राय है, कि जननायक जनता पार्टी का संगठन हो सकता है, क्योंकि ये सत्ताधारी पार्टी के साथ 5 साल सत्ता में रहे हैं, जलवा रहा है, तो उनका संगठन खड़ा हो गया है। लोग जानते हैं हरियाणा में चौधरी देवीलाल परिवार से है दुष्यंत चौटाला, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका संगठन हो सकता है। लेकिन रावण का हरियाणा में कुछ है, मैं ये कतई नहीं मानता, और आप लोगों की राय भी लेंगे, मेरी भी लेकिन ये कैसा जलवा आपके हिसाब से, जिसके एमएलए धड़ाधड़ छोड़ के पार्टी जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद वो माताजी और उनके पुत्र के अलावा 1-2 लोग ही बचे होंगे, बाकी सब लोग तो जा चुके हैं। तो फिर ये जलवा कैसा रहा? ये तो जलवा फेल नहीं हो गया, आपको लग नहीं रहा? नहीं, मेरा जलवा मतलब 5 साल आप उप मुख्यमंत्री किसी प्रदेश के रहते हैं रवि जी, ये बहुत बड़ी बात है। और जननायक जनता पार्टी एक एक्सीडेंटल पार्टी थी, और जब इलेक्शन का वक्त आता है तो सरकार में एक विधायक भी अगर कम है, आपको याद होगा अटल जी की सरकार थी, एनडीए गवर्नमेंट थी, और एक सांसद एक वोट की वजह से सरकार गिर गई थी। तो जब ये गणित लोग इंतजार में रहते हैं, पॉलिटिशियन परिवार से दुष्यंत है, चौधरी देवीलाल का बड़ा नाम रहा है, तो ये राजनीति करते रहेंगे, फादर भी और सब लोग, ये मौसम वैज्ञानिक लोग हैं। तो एक एक्सीडेंटल एक माहौल बना, कोई दूसरी पार्टी से असंतुष्ट लोग आए, जजपा से बन गए। लोग किसी को जिताते नहीं है, लोग किसी को हराते हैं। लोगों ने बराला जी को हराया, लोगों ने कई और दिग्गज नेताओं को हराया, एंटी इनकम्बेंसी खड़ी की, उनकी नाराजगी न जाने किस बात की नाराजगी पब्लिक में थी। तो लोग किसी को जिताते नहीं है, लोग किसी को हराते हैं। वो कहते हैं इसकी गर्दन में से सरिया निकालना है, इसका अहंकार दूर करना। तो वोटर जो है जब इस मानसिकता से उतरता है तो उसमें गुस्सा होता है, तो वो किसी को हराता है।
तो यही कारण है कि उस समय 10 लोग आए जीत के, और किस्मत से, आप उसको कहावत समझते हैं छक्का भी फूट जाता है, तो किस्मत से वो इधर जरूरत पड़ी और निर्दलियों के भाव बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। निर्दलियों ने शर्तें रखनी शुरू कर दी कि 10 डिपार्टमेंट मैं लूँगा, 8 डिपार्टमेंट ये लेगा, डिप्टी सीएम ये बनेगा। तो उन्होंने कहा यार रोज़ रोज़ ब्लैकमेल होने से अच्छा ये है कि भाई ये 10 आदमी है, नया आदमी है, नई पार्टी है, पुराने लोग हैं, एनडीए का हिस्सा इनके दादा रहे हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री रहे हैं, एनडीए का पार्ट थे। तो उन्होंने कहा कि इन सबको कुछ देने से अच्छा है कि दुष्यंत चौटाला को हम अपना बना लेते हैं। और वही कारण रहा कि 5 साल वो सत्ता में रहे। जितने इधर उधर से सारे लोग आए थे, वो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, वो सारे चले गए वापस। मेरे को एक छोटा सा जवाब, बहुत इनको सत्ता के साथ रहने में जननायक जनता पार्टी को फायदा हुआ या नुकसान? देखिए, ये इलेक्शन लड़के आए, आपका प्रोफाइल भारी होता है। फायदा और नुकसान की बात यह है कि फायदा आपको एक सत्ता का अनुभव हुआ, आपको सरकार चलाने का अनुभव हुआ, प्रशासनिक एक अमला है उनको पता लग गया कि आपका एक कद है, आप डिप्टी सीएम रह चुके हैं। पार्टी जब आप सत्ता में होते हैं तो संगठन बढ़ता है, तो उनको तो बेनिफिट ही हुआ है, नुकसान नहीं। उनको इस बात का नुकसान नहीं हुआ। हाँ, नुकसान इस बात का हुआ कि जनता और आपके बीच में राजा और प्रजा वाला व्यवहार भी नहीं रहा। कहीं ना कहीं कोई गैप आया और विधायक आपसे नाराज थे, वो भी छोड़ के आपको चले गए, 3 लोग रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं जब सत्ता में आप आते हैं तो कोई ना कोई चीज़ आपकी माइनस है, तभी आपसे लोग भाग गए हैं। अब लोकसभा में आपने देखा रिजल्ट, अब विधानसभा इलेक्शन डिसाइड कर देगा कि इनका भविष्य क्या है, और पब्लिक डिसाइड कर देगी। तो आपने सुना, हरियाणा में एक दिलचस्प राजनीति का दौर वो भी होता है जब कई बार आपने देखा होगा, चाहे हम उदाहरण के रूप में बात करें कि जब भजन लाल ने कांग्रेस छोड़ करके पार्टी अपनी नई बनाई, तो उसके बाद उनके जो विधायक जीते उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेके सरकार बना दी। इधर इनेलो से छिटके विधायकों को अपनी एक नई राह मिली, राजनीतिक राह, जिन्होंने जननायक जनता पार्टी बना के भारतीय जनता पार्टी से सरकार बना दी। तो हरियाणा में ऐसे विधायकों की भी बहुत जगह होती है जो किसी के साथ मिलकर के उनकी सत्ता को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कुछ पार्टियां ऐसी होती है जहां वो उस राह पे चलने की कोशिश करती है। और सबसे बड़ी बात कि जो लिस्ट वायरल कर रहे हैं उनके दिमाग में ये होता है कि मेरा नाम इस सूची में आ जाए और केंद्रीय नेतृत्व तक मेरा नाम पहुंचे कि भाई वहां पे चर्चा चल रही है। लेकिन जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार ने बताया आपको, योगेंद्र शर्मा जी ने, कि इन सब चीजों को करने का कोई फायदा नहीं थी। पार्टी को पता है कि उनका जिताऊ कैंडिडेट कौन है, 3-3 सर्वे उनके पास आ चुके हैं, उनको सब कुछ पता है, और वो इस बार दांव उसी पे लगाएंगे जो उनको जिता सके। इसीलिए कहा गया है कि 6 से 7 जो है मंत्रियों की टिकट कर सकती है और 50% तक विधायकों की भी टिकट कर सकती है। आखिर इस चुनावी रण में किस उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी दोबारा मौका देगी, ये तो देखिए आने वाला वक्त तय करेगा। आप अपनी क्या राय रखते हैं, आप अपना कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक भी आपकी आवश्यकता के अनुसार जरूरी है। कुमार रमेश, चंडीगढ़।